मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर आज के सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे मूल अधिकारों को। और हमने इससे पिछली वीडियो में बता दिया था कि मूल अधिकार की विशेषता क्या है, ठीक है ना। और उसके और उनका विकास कहाँ से हुआ, भारत में कैसे आए। जैसे पहले ब्रिटेन में आए थे, फिर अमेरिका में, फिर फ्रांस में, फिर उनको भारत ने भी ग्रहण करा, ठीक है ना। भारत ने संविधान के अंदर जोड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में कि हर आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, और हर आर्टिकल को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक तो फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी तेज़ तेज़ आ जाता है बोलने की, कुछ समझ में ना आए तो वो कोई दिक्कत मत करना दोबारा रिपीट करके दोबारा देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। भारत की राज्य व्यवस्था। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से। तो हमारे संविधान के अंदर आपको याद होना चाहिए कि हमारे जो मूल अधिकार हैं संविधान के कौन से भाग में लिखे हुए हैं। तो वह जो हमारे मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जिसे हम बताए रखा पहले से, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछा आपको कि भारत के मैग्ना कार्टा किससे बोलते हैं संविधान के अंदर, तो भाग 3 को बोलते हैं भारत का, मैं संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है ना, या मूल अधिकार बोलते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार को बोलते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। देखो आर्टिकल जो 12 है, जो हमारे राइट्स हैं, ये वाले जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दे रखे हैं। जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 32 तक है, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 12, जो आर्टिकल 12 है वो बताता है कि राज्य क्या है। मतलब हम कह सकते हैं जो आर्टिकल 12 है वो राज्य को डिफाइन करता है, राज्य को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि ये बताएगा कि राज्य क्या है। अब देखो आर्टिकल 12 ने बता रखा है कि कार्यकारी एवं विधायी अंग, जो कार्य करते हैं सरकार के अंग, और जो विधायी अंग है मतलब विधायिका वगैरह है ना, और सरकार और संघीय सरकार मतलब कि केंद्र व सेंट्रल और स्टेट प्लस क्या बनाते हैं, संघीय सरकार बनाते हैं वो भारत की संसद, ठीक है ना। और दूसरा राज्य, जो राज्य की विधान मंडल होती हैं वो, तो क्या है, ये राज्य हैं, ठीक है ना। मतलब कि स्थानीय निकाय कौन कौन से, जैसे कि नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, राज्य हैं। तो राज्य के अंडर में ये आते हैं। विधान और वैधानिक निकाय हो या फिर गैर संवैधानिक निकाय, प्राधिकरण कोई भी हो ना, जैसे LIC हो गई, ONGC हो गया, या सेल हो गई, ठीक है ना। तो जो अब देखो ये तो पता लग गया कि राज्य क्या है। तो राज्य के अंडर में इन का मतलब इन निकायों को रखा गया है, जैसे कि संसद, संघीय है ना, संघीय सरकार, विधायिका के अंग, राज्य की विधानमंडल, ठीक है ना, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, तो उन्हें राज्य के अंडर में रखा गया है। देखो और इसके बाद यदि हम राज्य को समझना कि राज्य किससे बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के अनुसार मतलब कोई भी निजी इकाई या एजेंसी, गवर्नमेंट के तो है ही, लेकिन कोई भी निजी इकाई या फिर कोई एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य करे, इसको जरूरी नहीं आप उसको रटें, तो आप मतलब उच्चतम न्यायालय का ये फैसला सुना सकते हैं कि राज्य क्या है, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य करे, ठीक है ना, वो क्या है, वो राज्य कहलाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है, आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य क्या है। तो मैंने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। देखो जो सबसे अच्छा आर्टिकल लगता है कहने की, आर्टिकल 13 लगता है। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। देखो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से यदि किसी ने भी, राज्य ने या सरकार ने मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। इसका मतलब देखो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, थोड़ा मतलब कम जल्दी से जल्दी मैं थोड़ा की पॉइंट के रूप में समझा देता हूँ आपको। तो ये है कि ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत, मतलब जो हमारे मूल अधिकार है, एक होते हैं संगत, संगत माने होता है साथ चलना,
यदि कोई भी विधि ऐसी बन रही है, कोई कानून ऐसा बन रहा है जो मूल अधिकारों से असंगत है, उससे दूर है, या उसका यदि कोई ऐसी कोई विधि बनी है जो मूल अधिकारों को क्या कर रही है, अल्पीकरण कर रही है, डिक्लाइन उसको क्या कर रही है, उसको तोड़ रही है ना, उसको कमज़ोर कर रही है, करने वाली कोई सी विधि हो, कोई सी विधि क्यों ना हो, क्या हो जाएगी, अपने आप में शून्य हो जाएगी। मतलब सिंपल शब्दों में समझ जाए तो ये इसका ये अर्थ है, यदि गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है, ठीक है ना, और वो हमारे मूल अधिकारों के साथ सही से नहीं बैठ रहा, तालमेल नहीं हो रही है ना, और हमारे जो मूल अधिकार है उसे क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, तो कानून अपने आप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो विधि का मतलब होता है वो कानून होता है, ठीक है, वो कानून क्या हो जाएगा, अपने आप में शून्य हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 ये कहता है, ठीक है ना, यदि कोई भी राज्य कानून बनाता है और वो कानून क्या है, असंगत है, ठीक है, क्या है, असंगत है, या फिर क्या कर रहा है, मूल अधिकारों का जो मूल अधिकारों क्या कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, अपने आप में शून्य हो जाएगा, वो कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आर्टिकल की विशेषता है, ठीक है ना, यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, थोड़ा देख लो उसे। देखो अब ऐसा कहता है कि मैं आर्टिकल 13 में पावर देता है, इसके दो हाथ, हम कैसा गन है इसके दो हाथ में, एक है आर्टिकल 32 और एक है 226, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये उसके हथियार हैं आर्टिकल 13 के। मतलब कि यदि हमारे कोई भी यदि कोई ऐसा कोई कानून बनता है, ऐसा कोई कानून बनता है जो क्या कर रहा है, हमारे मूल अधिकारों क्या कर रहा है, रक्षा नहीं कर रहा, मतलब उसको अल्पीकरण कर रहा है और असंगत है मूल अधिकारों से, ठीक है ना, तो हम आर्टिकल 32 के जरिए हम क्या जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, या फिर मतलब आर्टिकल 226 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी भी है थोड़ा, है ना। लेकिन इसमें एक बात और है, देखो एक संशोधन होता है, मतलब अमेंडमेंट करना। अमेंडमेंट, देखो अमेंडमेंट कोई विधि नहीं होती, अमेंडमेंट कोई विधि नहीं होती। जैसे कि हमारे पास 7 अधिकार थे, तो हमने क्या करा, एक जो हमारा आर्टिकल जो हमारा वो होता है वो संपत्ति का अधिकार, हमने हटा दिया उसे। तो आप कहोगे भाई ये 13 ने उसे कौन नहीं रोका, देखो वो कोई विधि नहीं थी, हमने क्या बोला, कोई कानून बने, मतलब कोई भी कानून यदि ऐसा बनता है, लेकिन वो संशोधन माना क्या होता है, चेंजिंग करना, है ना। इसका पढ़ेंगे सही से और पढ़ेंगे चेंजिंग कैसे, संशोधन कैसे और कैसे ज़्यादा बड़ा हो गया उससे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, यदि कोई राज्य को कानून बनाता है, कोई ऐसी विधि बनाता है जो हमारे मूल अधिकारों क्या कर रही है, असंगत ठहराती है ना, और क्या अल्पीकरण वहाँ पर कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वो विधि अपना आप ही शून्य हो जाएगी। हम कैसे को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये आप हो, है ना, और जो हमारा जो आर्टिकल 13 है ना, वो आप पे की सुरक्षा कवच है ना, और यहाँ से कोई भी ऐसे कोई भी कानून आता है जो आप हनन करता है किसी भी आर्टिकल का अधिकार, मूल अधिकारों का, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि आप पे 2 अधिकार हैंगे, ये वाला आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 क्या करता है, ये उच्चतम न्यायालय में आपको जाने की मंजूरी दे सकता है, ठीक है ना, अधिकार देगा। 226 उच्च न्यायालय में जाने की मंजूरी दे देगा, अधिकार दे देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। तो जो अनुच्छेद 14 है ना, देखो इसमें अनुच्छेद 14 में क्या बोलता है, पहले पढ़ लेते हैं। विधि के समक्ष समता, ठीक है, मतलब कि कानून के समक्ष समता, ठीक है ना। दूसरा, वह विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान रिजर्व मिलेगा सबको, एक मतलब विधियों के लिए सब समान है, ठीक है ना, और विधि के समक्ष समानता या समता। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि देखो हमारे कानून को मजबूत करने के लिए, आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर व्यक्ति कानून के लिए समान है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो जो विधि का मतलब क्या है, कानून, विधि का मतलब क्या है, कानून, ठीक है ना। तो कहता है कि राज्य भारत, मतलब राज्य कहता है कि मतलब आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये कोई विधि बनेगी सबके लिए बनेगी, जो विधि होगी वो भी सबके लिए होगी, ठीक है ना, और इक्वल होगी, सबको एक समान से देखेगी, एक नज़र से देखेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, विधि कोई ऐसे नहीं होगा कि जो एक कानून बना वो अमीर के लिए बन गया, गरीब के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये गरीब के लिए बन रहा है, अमीर के लिए नहीं है, बस सबके लिए इक्वल, ठीक है ना। तो ये इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल 14, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ठीक है ना। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा। और देखो जो आर्टिकल 14 है, जो कानून जो विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष जो समानता है, वो विदेशी हो या नागरिक हो, सबके लिए इक्वल है।
ठीक है। तो थोड़ी सोच समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 लाइन दे रखी हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं विधि के समक्ष समता, आर्टिकल है ना 14 का 1 पॉइंट, विधि के समक्ष समता। देखो जो विधि के समक्ष समता है वो हमें जो लाइनें हमने ली है ब्रिटिश से, कहाँ से, ब्रिटिश के कानून से। मतलब कि ये कहता है कि विधि के समक्ष समता मतलब कि चाहे व्यक्ति गरीब हो, है ना, या फिर गरीब हो या फिर अमीर हो, वो क्या है, इक्वल रहेंगे कानून से, मतलब विधि से बढ़कर नहीं होगा कोई भी, सब इक्वल रहेंगे। ठीक है ना, विधि ऊपर है, कानून इसके ऊपर रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर गरीब और अमीर में है ना कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो ये दूसरे क्या बोलता है कि जब कानून बनेगा तो विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए किसी के पास। जो कानून होगा ये नहीं होगा कि वो कोई मंत्री का लड़का है तो उस पर विशेष अधिकार है, कानून उस पर लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ उस पर कोई विशेष अधिकार की मनाही करता है ये। तो इसको हमने बोला नकारात्मक, ये किसी भेदभाव नहीं करता। ठीक है ना, ये क्या करता है, भेदभाव नहीं करता। इसलिए हमने इसको, ये कहाँ से लिया, हमने ब्रिटिश मूल से लिया है। इसको हम नकारात्मक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नकारात्मक पॉइंट भी इसे बोलते हैं, क्योंकि इसके विधि के समक्ष समता माने मतलब कानून के समक्ष समता होगी, ना कोई अमीर से बड़ा होगा ना गरीब, दोनों क्या इक्वल होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, जो कानून होगा सबको समान दृष्टि से देखेगा। देखो इसमें 1 पॉइंट और आता है, तो ये क्या है, दूसरा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। देखो ये पॉइंट हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। देखो जो ये विधि है वो सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे है, क्योंकि बिना, इसमें देखो क्या लिखा है, बिना किसी भेदभाव के, इसमें बिना किसी भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होगा। जैसे हम तुम, ठीक है ना, जो चोरी करेगा तुम हो या मैं हूँ, सबको मैं समान, उसके समान भाव से दंड मिलेगा, है ना, और भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना, सब इक्वल, इसके लिए सब इक्वल होंगे। ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ समान व्यवहार होगा। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार होगा। मतलब ये नहीं होगा जैसे कि मान लो एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ ले, चोरी करी, है ना, और एक बच्चा है छोटा सा, उसे पकड़ ले, उतनी चोरी करी है। अब ये नहीं होगा कि 10 डंडे बुढ़े को पड़ेंगे और 10 डंडे उस बच्चे को पड़ेंगे, क्योंकि यदि बड़े बूढ़े को 10 डंडे पड़ेंगे तो वैसे ही मर जाएगा, और बच्चे को पड़ेंगे तो सहन कर सकता होगा ना, कि मतलब यंग है वो थोड़ा सा, तो सहन कर लेगा वो। तो अब ये नहीं होगा, हाँ, ये आप चलो कोई ऐसा एग्जांपल देखो, जैसे मान ले 20 उसकी एक व्यक्ति की उम्र है ना, वो 20 साल है, और एक जो बुजुर्ग है उसकी उम्र मतलब 45 के आसपास है। तो ये नहीं होगा कि डंडे दोनों बराबर पड़ेंगे, है ना। तो ये वो इसमें आता है, सकारात्मक में आता है। तो मतलब समान, इसमें लिखा है कि समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अब तो। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था, एक उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था और दी है, जहाँ समान एवं असमान बर्ताव होता है, के बीच अलग अलग व्यवहार होता है। मान लो जैसे एक व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति है ना, और एक आम व्यक्ति है। अब एक आम व्यक्ति ये नहीं कहेगा भाई मुझे राष्ट्रपति ऐसी सुविधा मुझे मिलनी चाहिए, है ना, वो ये, तो आर्टिकल वहाँ पर लागू ये नहीं होता। ठीक है ना, ये वहाँ पर आर्टिकल ये लागू नहीं होता। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे जो आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है ना, मतलब विधि के समान, कोई अमीर, ये ब्रिटिश मूल से लिया गया है। इसके मतलब जब विधि बनेगी ना कोई अमीर ना कोई गरीब, मतलब सबके लिए इक्वल रहेगी। और विधियों के समान संरक्षण माने कि हर व्यक्ति को मत समान भाव से देखा जाएगा। ठीक है ना, और हर मत समान व्यक्ति के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। ये नहीं होगा कि एक मतलब एक ही कानून सबके लिए होगा, ये नहीं होगा। क्यों ऐसे क्यों करा गया है, हमारे कानून व्यवस्था को और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ये किया गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया जहाँ पर, और जहाँ पर देखो उच्चतम न्यायालय ये भी कहता है, और जहाँ पर भी समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो तो वहाँ पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल राष्ट्रपति है ना, और एक आम आदमी है, तो वो एक आम आदमी ये नहीं कहेगा कि राष्ट्रपति इतनी शक्ति मुझे दो, या फिर जो सुविधा उसे मिल रही है वो मुझे मिले सुविधाएँ, तो कहने की उसे सरपरी रखा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक है ना, ऐसे। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे कि हमने पढ़ा आर्टिकल 14, देखो उसके कुछ अपवाद भी हैं, मतलब कुछ बर्बाद हुई है इसकी, इससे कुछ उपहास हुई है इसका कुछ, तो हम कह सकते हैं। ये नहीं कि आर्टिकल 14 हर जगह लागू होता है, कहीं के लागू नहीं होता। जैसे कि हमारा
आर्टिकल 361 मतलब अनुच्छेद 361 इससे थोड़ा अछूत है। जैसे हमने पहले कह रखा था कि हर जगह लागू, मतलब ये ऐसे अपवाद है, जैसे राष्ट्रपति का हमने एग्जांपल दिया था, ऐसे कोई यहाँ पर एग्जांपल हम देते हैं और पता होनी चाहिए आपको। आर्टिकल 361 जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्ति देता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्तियाँ देते। देखो पता है राज्यपाल कौन होता है, पता होगा, जो राष्ट्रपति से नियुक्त करता है राज्य की देखरेख करने के लिए। ये पूरे देश का राष्ट्रपति मेन होता है, वैसे ही राज्य का राज्यपाल मेन होता है, ठीक है ना। और वो सीएम के अंडर में, सीएम के सारे कार्य की देखरेख करता है। ये राष्ट्रपति पीएम के कार्य की देखरेख करता है, ठीक है ना। ये राज्य का होता है, देश का होता है। और ये राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बढ़ते हैं, देखो अब आर्टिकल जो अनुच्छेद 361 है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति प्रदान करता है कि इनके कार्य और निर्णय, यदि ये पद पर हैं, इन्हें कार्य और निर्णय के प्रति, जब तक अपने पद पर हैं, आप कोई भी कार्य करें, कोई भी निर्णय करें, उसके प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। किसने कहा है? हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रहा है, उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने ये कह रखा है, ठीक है ना। वही इसका अपवाद है ये, तो आर्टिकल यहाँ पर लागू ये नहीं होता। दूसरा, इन्हें अपने कार्य के दौरान जब पद पर हैं तो इन्हें कोई दांडिक कार्रवाई इन पर नहीं की जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई से नहीं होगा। यदि बहुत ज़्यादा अर्जेंट पड़ भी जाता है तो उन्हें 2 महीने पहले बता दिया जाएगा, ठीक है ना, 2 महीने पहले बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आता है विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा अर्जेंट काम से आ गया था ऊपर, ठीक है ना। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि है ना, राष्ट्रपति जो आर्टिकल 361 है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ शक्ति प्रदान करता है जिससे हम आम आदमी उसकी तुलना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके अपवाद है, मतलब आर्टिकल यहाँ पर लागू नहीं होता। तो इसको अब देखो, जैसे कि हमने सुना होगा, इस विधानमंडल में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, खुद चेयर फेंक के मारते, गाली गलौज करते हैं, है ना, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा 194 में कहता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 194 मतलब कि आर्टिकल 194 क्या कहता है कि विधानमंडल में ना कोई सदस्य है, किसी बात पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ना ऐसे आर्टिकल 105 है, वो भी संसद पर लागू होता है, वो भी इसी प्रकार लागू होता है। संसद में यदि कोई व्यक्ति है वो कैसे भी कुछ अपराध करता है तो उस पर कोई भी ये कानून वानून उस पर वो चीज़, मतलब विधि कानून जो भी है वो ढंग से उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे तुम ये भी सोच सकते हो, किसी ने मतलब ऐसे ये मान लो, ये संसद में कुछ हो रहा है, ठीक है ना, और ना संसद में किसी ने ये अपना बैग दिखा दे भरा हुआ पैसों का कि मुझे रिश्वत दी है इसने, तो ठीक है, उस पर वो कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमें पता है ना, क्योंकि साफ है जनता के सामने आ रहा है, जनता से वोट नहीं देगी, फिर जनता से सुझाव सुनाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने मतलब जो एक दूसरे का संसद है, जो हमारी संसद और विधानमंडल हो गया, कहीं ना कहीं कानून बनता है, तो कहीं ना मंत्री टाइप का वो मतलब उसको काफ़ी दर्जा मिला हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते जहाँ कानून बनता है उसको हम कोर्ट में घसीट के लाए, ठीक है ना। तो इसे कहने की आर्टिकल को इन आर्टिकल द्वारा 194 विधानमंडल हो गए राज्य के, ठीक है ना। 105 संसद को द्वारा, जो संसद में जो कोई व्यक्ति बातें करता है, ठीक है ना, और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसे विधानमंडल में 100 और ऐसे ही संसद में। तो अब तो पता लग चुका होगा कि जो संसद में लोग इतना बोलते हैं, बहुत सारी अपशब्द बातें कह जाते हैं, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो आर्टिकल 105 संसद के लिए, आर्टिकल 194 हमारे विधानमंडलों के लिए, ठीक है ना। ऐसी एक तो हमें आर्टिकल 12 पता लग गया। आर्टिकल 12 में क्या है, देखो साथ रिवाइज भी करते रहो, थोड़ा सा याद हो जाए। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, वो परिभाषा बताता है कि राज्य क्या है, राज्य में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारा आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि हर एक व्यक्ति होगा समान होगा, ठीक है ना। यदि कानून मतलब जो विधियाँ बनेंगी, जो कानून बनेगा, यदि वो मूल अधिकार का हनन करता है या उसका अल्पीकरण करता है, तो क्या वो विधि या कानून क्या शून्य हो जाएगा, ठीक है अपने आप में। तो अब तुम आर्टिकल जो कानून बना है कैब वाला, है ना, का और एनआरसी, तो आपको टच कर उसमें देख सकते हो, यदि वो हनन कर रहा है हमारे मौलिक अधिकारों को, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या हो जाए, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और आर्टिकल जो 14 है वो कहीं ना कहीं हमारे समानता की बात करता है, जो हर मतलब विधि के सामने हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएंगे और उसके लिए हर व्यक्ति को समान होगा। लेकिन कुछ अपवाद भी नहीं देखे हमने, ठीक है, मतलब कहाँ पर आर्टिकल राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, है ना, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होता।
ठीक है। यदि मान लो कोई राष्ट्रपति को हत्या हो जाती है, फिर राज्यपाल से गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है, वो मर जाता है इन फ्यूचर, मतलब इन बाई चांस कैसे अदरवाइज, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है ना। अब आता है आर्टिकल 15। देखो जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है, राज्य किसी नागरिक के साथ, राज्य किसी नागरिक के साथ प्रति या नागरिक के साथ या प्रति, है ना, प्रति या नागरिक के प्रति, साथ या नागरिक के प्रति केवल, देखो यहाँ पे केवल थोड़ा ध्यान देना, केवल दे रहा है, केवल थोड़ा ध्यान देना केवल पे, राज्य किसी नागरिक के साथ या नागरिक के प्रति केवल धर्म 1 पॉइंट, मूल वंश 2 पॉइंट, जाति 3 पॉइंट, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखो इसको आपको थोड़ा ये जो कंसेप्ट तो आपको याद होना चाहिए वाला, तो राज्य किसी नागरिक के साथ या नागरिक के प्रति केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या जन्म निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो कि मतलब इन ये पॉइंट हमारे 1 2 3 4 5 है ना, इन 5 पॉइंट के आधार पर कोई हम मतलब राज्य भेदभाव नहीं कर सकता नागरिकों के साथ भेदभाव। देखो क्या लिखा दूसरा, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब जो विदेशों के साथ, जो विदेशी लोग आते हैं उनके साथ कर सकता है, यहाँ नागरिकों के साथ यहाँ पर नहीं कर सकते। देखो जो हमारा कैब लागू हुआ था, लोग वहाँ कह भी रहते कि हमारे मतलब आर्टिकल जो कानून बना है वो, तो वो आर्टिकल 15 को हनन कर रहा है। देखो जो हम वहाँ पर हमने जो सरकार ने बात करी थी सिटीजनशिप देने की, वो बाहर के लोगों को करी थी बात, बाहर के लोगों को यहाँ बात करी गई, जो बाहर के लोग यहाँ पर आ गए हैं घुसपैठिए, ठीक है, उनकी बात करी गई थी कैब की। तो यहाँ पर लिखा है, देखो बाहर के लोगों को यहाँ ये नहीं लिखा कि विदेशों के साथ भी धर्म, मूल वंश, जाति के, लिंग या जन्मस्थान का आधार पर भेदभाव होगा, बल्कि यहाँ पर नागरिक के साथ बोला गया। यदि यहाँ का कोई नागरिक है भारत का और उससे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, तो कहीं ना कहीं तो आर्टिकल पे मतलब 15 पे आकर पहुँच रहा है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप अब तो अटैचमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा देखो यहाँ पर जब हमने ये पता लग गया कि मतलब केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जो इसके अब इन आधार से जो अन्य आधार हैं उनके आधार तो कर सकता है, उनके आधार पर भेदभाव हो सकता है, मतलब धर्म के आधार पर नहीं होगा, मूल वंश के आधार, यहाँ लिखा है ना केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब इनके अलावा हो सकता है। ठीक है ना। कुछ जैसे कि हम देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे अब इसके अपवाद देखो, इसके अपवाद, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसके। तो इसका एक पॉइंट है, वो कहता है कि बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान कर सकता है, विशेष व्यवस्था प्रदान कर सकता है, जैसे कि आरक्षण दे सकता है महिलाओं को, है ना। अब महिलाओं में भी क्या विशेष, जैसे कि किसी बच्चों के जैसे आरक्षण दे सकता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है ना। महिला को आरक्षण हो गया, बच्चों ने निःशुल्क शिक्षा प्रदान हो गई, तो ये कर सकता है ऐसे, क्योंकि ये किसी मूल वंश के आधार पर नहीं है। ठीक है ना। आता है अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। देखो जो अनुसूचित जाति होती है वो ऐसी होती है, अनुसूचित जो समाज में रहते हुए भी उसके साथ भेदभाव हुआ था। एक जनजाति ये होती है जो जंगलों में रहती थी पहले, ट्राइब्स टाइप की, ठीक है ना, जो बंजर टाइप के होते हैं ना वो। तो ये एक ऐसी है, ये शेड्यूल ट्राइब से, है ना, सॉरी ये शेड्यूल कास्ट है ये वाली, और शेड्यूल ट्राइब से ये ST है और ये SC है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना। और शेड्यूल ट्राइब से, जनजाति ट्राइब्स बोलते हैं ना, ये वो है, ये समाज में रहते हुए भी वंचित थी, ये जंगलों के अंदर जैसे बंजार टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये वहाँ पर रहती, तो इनको भी जनजाति के लिए विकास, उनको मतलब इनके विकास के लिए, है ना, इनके विकास के लिए कोई भी ये कानून बना सकता है। जैसे कि हमने करेगा सीटों का संरक्षण, ये विधानसभा में, विधानमंडल में, राज्यसभा में, पंचायतों में, ठीक है ना, तो इसमें हो सकता है ये। और दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, अपन देखोगे विश्वविद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पर कुछ कोटा लगा होता है कि उनको दी जाएगा। तो ये हमारे ऐसा एक कब हुआ था, जब संविधान का 93वां संशोधन हुआ था, 93 चेंजिंग हुई थी, तो इसको शामिल किया गया 2005 में, 6 में पारित हो चुका था, और यहाँ पर 27% इसकी मांग करी गई थी। ठीक है ना, आज ज़्यादा हो चुकी है। तो ये अपने गम को भुला कर तो देखो, बिना बात के थोड़ा मुस्कुरा कर तो देखो।